सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं आज के इस लेक्चर से। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को विस्तृत रूप से पढ़ा था। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाली तमाम डायनेस्टीज, जितने भी राजवंश थे, उन पर विस्तृत रूप से डिस्कशन किया था, चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके नाम पर डिस्कस कर लेते हैं। इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हुए पढ़ते हैं। पहला भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। चूंकि 3 भागों में डिवाइड किया, तो ये जो भारत का इतिहास है, इस समय का जो भारत का इतिहास है, इस कालखंड का, इस टाइम पीरियड का जो भारत का इतिहास है, वो मध्य में आ जाता है। इसीलिए इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। पहले प्राचीन भारत का इतिहास आ जाता है और अंत में आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। और ये वाला जो समय, ये भारत का इतिहास मध्य में आ जाता है, इसीलिए इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। छोटी सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि 3 भागों में विभाजित किया, इसीलिए ये मध्य में है, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास इसे कहा गया। अब दोस्तों, जब हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा था, तो इसके अंतिम अवस्था में हमने एक और काल को डिस्कस किया था, जिसे हमने संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड कहा था। संक्रमण काल, ठीक है। इस संक्रमण काल को हमने नाम दिया था प्री मिडाइवल एज। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रवेश करने से पूर्व दोस्तों, हम थोड़ा सा प्री मिडाइवल एज को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और हम मध्यकालीन भारत के शुरुआती अवस्था को समझ सकें। तो दोस्तों, इस समय हमने क्या देखा था, छोटा मोटा बता देती हूँ मैं। प्री मिडाइवल एज में हमने क्या देखा था। इस समय हमने देखा था कि किस तरह भारत में कई राजवंशों का उदय हो गया था, ठीक है। एक अराजकता जैसी स्थिति विद्यमान हो गई थी, एक केंद्रीकृत शासन का अभाव हो गया था। इस समय क्या होता था दोस्तों, जो शक्तिशाली राजवंश थे, वे अपने से निर्बल राजवंशों को अधीनस्थ बना लेते थे, अधीन कर लेते थे और अपना सामंत बना लेते थे। हमने कई बार पढ़ा है कि ये जो राजवंश है, ये फलाने राजवंश का सामंत हुआ करता था। इस तरीके से क्या होता था, प्री मिडाइवल एज में शक्तिशाली राजवंश अपने से निर्बल राजवंश को अपने अधीन करके अपना सामंत बना लेते थे। कहने का अर्थ ये है कि प्री मिडाइवल एज में एक नवीन वर्ग की उत्पत्ति हुई थी, वर्ग की उत्पत्ति होने लगी थी, जिसे हमने नाम दिया था सामंत वर्ग। अब ये सामंत वर्ग क्या करता था, ये अधीन होकर जो शक्तिशाली राजवंश थे, उनके अधीनस्थ रहकर अपना कार्यभार संभालते थे। अब जब ये ताकतवर हो जाते थे, ये शक्तिशाली बन जाते थे, तो उन्हीं शक्तिशाली राजवंशों पर आक्रमण करते थे और उन्हें परास्त करके स्वयं शक्तिशाली बन जाते थे और उन राजवंशों को अपने अधीनस्थ कर लेते थे। ये प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे चल रही थी। कहने का अर्थ है, यहाँ पे काफी संघर्ष चल रहा था, काफी स्ट्रगल चल रहा था। अब जब हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में इस तरह के स्ट्रगल, इस तरह के संघर्ष को पढ़ा, हमने देखा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत के भूभागों पर आक्रमण किया इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए। जब भारतीय क्षेत्रों में अराजकता जैसी स्थिति विद्यमान हुई, तब विदेशी आक्रांता भारत में आए और यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया। यही स्थिति पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी हुई थी। जब यहाँ पर ये वाली संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है, तो यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का आगमन होने लगता है। तो प्री मिडाइवल एज से ही अरब आक्रांता भारत में आने लगे थे। कौन आने लगे थे? अरब आक्रांता आने लगे थे। अरब आक्रांता, आक्रमणकारी भी कह सकते हैं इन्हें। तो दोस्तों, अरब आक्रमणकारी जो थे, ये प्री मिडाइवल एज में ही भारतीय इतिहास में देखने को मिल जाते हैं। अरब आक्रमणकारी के बाद में तुर्क आक्रमणकारी भी भारत में आए। कौन आए? तुर्की आक्रमणकारी। तुर्की आक्रमणकारी। अब ये इतना जबरदस्त था दोस्तों कि इन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। अब तक जो भी इतिहास चला आ रहा था भारत का इतिहास, उसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था अरब आक्रमणकारियों और तुर्की आक्रमणकारियों में।
क्रमबद्ध रूप से हम इन्हें ही पढ़ने वाले हैं। यहीं से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले हम अरब आक्रांताओं को यहाँ पर पढ़ेंगे। इनका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अब आप जितने भी राजवंश पढ़ेंगे ना, आपको खुद में स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा चेंज आया था अरब आक्रमणकारियों और तुर्क आक्रमणकारियों के भारत में आने के बाद में। सबसे पहले हम यहाँ पे अरब आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। अरब आक्रमणकारी वैसे तो कई आक्रमणकारी आए भारत में, अरब आक्रमणकारी, लेकिन भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो फैक्ट लिखेंगे, प्रथम लिखेंगे भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी कौन था, उनका नाम लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? तो ये तात्कालीन, जो अभी भी हम अरब के नाम से जिन देशों को जानते हैं, वहाँ के क्षेत्र से ये आए थे। तो कहाँ से आए थे ये अरब क्षेत्र से आए थे, अरब क्षेत्र से आगमन। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों ने 712 ईस्वी में भारत के सिंध प्रदेश, जो सिंध भूभाग जो कि वर्तमान में अब पाकिस्तान में है, वहां पर हमला किया था। वहां पर इन्होंने आक्रमण किया था। तो कब किया था? 712 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया। सिंध के क्षेत्र को जीता, आप ये लिख लीजिए, क्योंकि आक्रमण किया और इस क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था, विजय कर लिया था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमणकारियों में, पूरा लिखेंगे, अरब आक्रमणकारियों ने सिंध के क्षेत्र को विजय किया, विजय किया। ये पहली ऐसी घटना थी कि किसी अरब आक्रमणकारी ने भारतीय भूभाग को जीता और वहां पर अपना शासन भी किया, वहां पर कब्जा भी किया अपना। ठीक है, तो कौन हुए थे वे? मोहम्मद बिन कासिम हुए थे। नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये। 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध के क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी, यहाँ पे आक्रमण किया था और इस भूभाग को जीत लिया था। अब दोस्तों, इस समय पर सिंध के क्षेत्र, मतलब सिंध के क्षेत्र में कौन शासन कर रहा था, किसे हराया था और यहाँ पे कब्जा किया था? तो सिंध के क्षेत्र में इस समय शासक थे दाहिर। उनका नाम क्या था? उनका नाम था, शासक का नाम याद रखेंगे, शासक का नाम था दाहिर। ये शासन किया करते थे सिंध के क्षेत्र में। और यहाँ पर अरब आक्रमणकारी आते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में और इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और ये वाला क्षेत्र दाहिर से छीन लेते हैं और यहाँ पर कब्जा करते हैं। ठीक है, अब तक की घटना ये हुई है। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे की स्थिति देखते हैं हम। अब दोस्तों, इस क्षेत्र पर कब्जा तो कर लिया था, इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देख लेते हैं, क्यों आए थे भारतीय भूभाग पर। तो इनका उद्देश्य था धन लूटना। ठीक है, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, काफी धन था यहाँ पे। तो इनका मकसद था यहाँ पर धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार। ठीक है, ये उद्देश्य थे, ये दो उद्देश्य थे अरब आक्रमणकारियों के। अब दोस्तों, क्या होता है, सिंध के क्षेत्र में तो मोहम्मद बिन कासिम का शासन हो जाता है। अब वो क्या चाहता है कि भारत के अन्य भूभागों पर भी कब्जा किया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होता है, सफल सिद्ध नहीं होता है, असफल होता है, अनसक्सेसफुल रहता है। क्यों अनसक्सेसफुल रहता है? क्योंकि जब 712 ईस्वी में ये आक्रमण करता है सिंध के क्षेत्र में, उस समय पर ये वाले जो
जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र था, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था, इस समय भारत में उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर में सिंध के बाद वाला क्षेत्र, ठीक है, सिंध के पूर्व दिशा के क्षेत्र में, उत्तर में कश्मीर क्षेत्र पर ललितादित्य नामक शासक का शासन था। ललितादित्य नाम लिखेंगे शासक का, ललितादित्य। पश्चिम के क्षेत्रों में, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं चौहान वंश का शासन हुआ करता था। चौहान वंश का शासन हुआ करता था तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था। ये स्थिति थी सिंध के पूर्वी भूभाग पर, सिंध के पूर्वी भूभाग वाले भारत पर। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का, और ये इतने शक्तिशाली शासक थे, इतने शक्तिशाली वंश थे, डायनेस्टीज थी, जिन्होंने कभी भी मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के बाद में भारतीय भूभाग पर कब्जा नहीं करने दिया, कभी भी इस दिशा में अंदर घुसने नहीं दिया। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम फिर यहाँ से क्या होता है, लौट कर चला जाता है, केवल ये सिंध के भूभाग को ही विजय करता है। तो ये थी अरब आक्रमणकारियों की कहानी। क्या होता है दोस्तों, 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत आते हैं और सिंध के क्षेत्र को विजय करते हैं। इस समय सिंध पर दाहिर नाम का शासक शासन कर रहा होता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सिंध के बाद में भारत के पूर्वी क्षेत्र के भूभागों को नहीं जीत पाते। क्यों नहीं जीत पाते? क्योंकि यहाँ पर अब भी शक्तिशाली शासक विद्यमान थे, जैसे कि कश्मीर में ललितादित्य, पश्चिम के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश के शासक उपस्थित थे, तथा दक्षिण भारत के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश के शासक उपस्थित होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंटर नहीं कर पाता है, अंदर की ओर भूभागों को विजित नहीं कर पाता है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसके बाद में अरब आक्रमणकारियों के बाद में तुर्की आक्रमण होता है हमारे भारत के क्षेत्रों में। तुर्क के आक्रमणकारी आते हैं और भारतीय भूभागों को विजित करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।